नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11-12 के प्लेटफॉर्म पे। एंड दोस्तों, आज हम लोग ललकार सीरीज में करने वाले हैं वेक्टर और 3D के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। लास्ट 10 साल में बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से पूछे गए हैं ना, सबके सब क्वेश्चंस आपको कवर करा दूंगा इस पार्ट के अंदर। 50+ क्वेश्चंस हैं, जी हाँ। और आप लोगों को फोकस किस पे करना है बेटा? इन क्वेश्चंस के टाइप को समझने पे फोकस करना है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से रिपीटेडली पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, मतलब इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड कुछ नया क्वेश्चंस अगर फ्रेम कर दिए जाएं तो आप लोगों को अप्रोच आनी चाहिए बेटा। कैलकुलेशन को अभी सेकेंडरी चलना लेके आप लोगों को अभी क्वेश्चंस के पैटर्न्स को समझना है, क्वेश्चंस को एनालाइज करना और ये समझना है कि यार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमारी अप्रोच कैसी रहेगी। बात समझ आई? आप लोगों को जो भी मैं यहां पर क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बाद आप लोगों को सुपर 500 की पीडीएफ से इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको पहले पार्ट से बोल रहा हूं ललकार सीरीज के कि आपको ललकार सीरीज के साथ कॉम्बिनेशन में सुपर 500 की पीडीएफ यूज करनी है। अगर आप ये दोनों चीजें साथ में कर लेते हो बेटा, 95% तुम्हारे पक्के हैं। पहला सवाल तुम लोगों के सामने है वेक्टर का। Find a vector A of magnitude 5√2 making an angle of pi/4 with x-axis, pi/2 with y-axis and an acute angle theta with z-axis। तो मेरे को ये वेक्टर A की खोज है बेटा, जो कि मैग्नीट्यूड अभी छोड़ दो, जो कि क्या करता है, pi/4 एंगल बनाता है x-axis के साथ। तो आपको पता है इसी चीज को प्यार से बेटा क्या बोला जाता है? L या फिर cos अल्फा बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? cos pi/4 यानी कि 1/√2 के बराबर। और ये pi/2 बना रहा है विद y एक्सिस। इसी चीज को बेटा प्यार से m बोला जाता है। ये हो जाता है cos बीटा के बराबर और ये cos 90 यानी कि 0 हो जाएगा। और फिर यही थीटा एंगल बना रहा है, मतलब n आपको cos थीटा दिया हुआ है। अब आपको पता है बेटा LMN में खूबसूरत सा रिलेशन होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। तो यहां पर आप लोग L, M और N को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से बेटा आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा किसके बराबर? 1/2 के बराबर। तो यहां से आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा, एक्यूट है देखो, तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा आपका 1/√2। तो यहां से आपके थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? pi/4। अब आप लोगों को पता चल गया बेटा कि आपका n भी किसके बराबर है। अब अपने को सिर्फ वेक्टर फॉर्म करके लिखना है। तो बेटा कोई सा भी वेक्टर जिसके आपको L, M, N मिल जाए, तो आप लोगों को पता है कि इस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, इसको लिखने का तरीका पता है क्या होता है? Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। तो आपका L हो गया बेटा 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 I कैप। फिर ये तो 0 है तो बेटा J कैप वाले को छोड़ दो और यहां पर हो जाएगा ये कितना आपका N हो गया बेटा आपका 1/√2 के बराबर। तो ये हो जाएगा प्लस 1/√2 K कैप। तो यहां से अब अपने को A वेक्टर चाहिए, तो A वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5√2, तो आप लोगों को A वेक्टर निकालना था। तो मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, 5√2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आ जाएगा 1/√2 बाहर और ये हो जाएगा I कैप प्लस K कैप। यहां से ये गया तो आंसर आएगा 5I कैप प्लस 5K कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पिछले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, पैटर्न क्या ऑब्जर्व किया कि यार हम लोग एक वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फाइंड अ वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू द 3 एक्सिस एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 3√3। तो यहां पर बेटा आप लोगों को ये दिया हुआ है दैट L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। अब यहां पर जब आप L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी लगाओगे और यहां पर LMN को इक्वल डाल दोगे तो आपको ये मिलेगा। तो यहां से L आपको मिलेगा बेटा प्लस माइनस 1/√3। अब एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड ये हो और LMN आपको ये दिया हुआ है, तो वेक्टर कैसे लिख पाओगे बेटा? दिस विल बी इक्वल टू 3√3 टाइम्स प्लस माइनस 1/√3 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। खत्म। ठीक है, अब काटा पीटी कर देना बेटा, तो यहां से तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर इफ। कोलिनियर मतलब आपको पता है बेटा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3 वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ये आपको कहां पे दिख रहा है बेटा? ऑप्शन बी में दिख रहा है, हेंस दिस इज योर करेक्ट आंसर। Let's move on to the next question. The value of P for which this is a unit vector. कितना आसान सवाल है ना।
तो आपको दिख रहा है बेटा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि 3p² 1 होगा। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ऑप्शंस में से देखो 1/√3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। ABCD इज अ रोम्बस, देखो अच्छा सवाल है, अच्छी फॉर्मेशन का सवाल है, जिसके बेसिक्स अच्छे होंगे बहुत प्यार से बना लेगा। ABCD बेटा आप लोगों को एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक रोम्बस प्यारा से ऐसे बना लेते हैं, ABCD। फिर हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट E, चलो भाई इसकी डायगोनल्स जो है वो E पे इंटरसेक्ट करती हैं बेटा। देन EA वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, EB वेक्टर, ठीक है, EC वेक्टर, ठीक है, ED वेक्टर, ठीक है। इन सब का बेटा सम चाहिए आपको। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। रोम्बस इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम बेटा, बोलो हाँ है ना। तो ये जो डायगोनल्स होंगे ये भी बाइसेक्ट करेंगे, मतलब EA वेक्टर और EC वेक्टर, इनकी पोजीशन, इनकी डायरेक्शन जो है वो एकदम ऑपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि EA वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ऑफ EC वेक्टर। तो मतलब EA EC को खा जाएगा, EB ED को खा जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, null vector, that is option A. Let's move on to the next problem, a unit vector along the vector। अब बेटा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, सारे बेसिक सवाल हैं जो आपको रिवाइज करा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है बस। 4i कैप माइनस 3k कैप अपॉन में क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आपको पता है बेटा, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है, तो आपको पता है कि आउटपुट आपको 5 देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ये 4i कैप माइनस 3k कैप। देख लो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बेटा, ऑप्शन बी में दिख रहा है, हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कला बजा हुआ है। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:1। सिंपल बेटा सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल है, ऐसे सवाल 2 नंबर में आते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर है बेटा अपना एक पॉइंट और यहां पर है दूसरा पॉइंट। यहां का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और यहां का दिया हुआ है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ठीक है। अब एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है बेटा जो मान लो यहां पर है कोई C, ठीक है, और ये क्या है 2:1। तो अब अपने को पता है भाई, जो ये वाला पॉइंट है, अगर इसके अपने को पोजीशन वेक्टर निकालना है इसका, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, दिस इंटू दिस। तो ट्वाइस ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 1 इंटू दिस प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन में क्या करेंगे बेटा, 2 + 1 दैट इज 3। ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C सिंपली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस वेयर दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। तो बेटा डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं, अब बहुत सिंपल है, यहां से आपको एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। तो 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर बनाओ सबसे पहले। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 3a वेक्टर मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। उसके बाद 2b वेक्टर कैसा दिखेगा आप लोगों का, 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। अब आपको क्या करना है बेटा, इनको ऐड करना है, चलो ऐड कर देते हैं। तो आपको 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर कैसा दिखेगा, 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। अब किसी वेक्टर को देख के अगर आपको उसके डायरेक्शन रेशियो बताना है, तो आपको पता है जो ये x y z स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, दिस कैन बी टेकन एज डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपके जो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे इसके, दैट विल बी 7 -5 एंड 4। डन। Let's move on to the next problem. Find a vector in the direction of the vector this which has magnitude 21 units. आसान सा सवाल है भाई, इसकी डायरेक्शन में अपने को एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा। तो मान लेते हैं अपने को आर वेक्टर निकालना है। तो आर वेक्टर कैसे निकाला जाएगा भाई, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट मींस द आंसर विल बी दिस, 21 टाइम्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय √4 + 9 + 36। जैसे मैंने बोला कैलकुलेशन इस सेकेंडरी तरीके समझाने में आपको आया हूं, और ढेर सारे सवाल हैं बेटा, और आप लोगों को इसी पे ही फोकस करना है कि यार अगर इस टाइप के पैटर्न का सवाल आएगा तो सर ने क्या अप्रोच सिखाई थी। ठीक है, सिंपल सवाल है, आगे बढ़ते हैं। द 2 वेक्टर्स j कैप प्लस k कैप and 3i cap minus j cap plus 4k cap represent the two sides AB and AC respectively of a triangle ABC. Find the length of the median through A. देखो यार,
सबसे पहले ना एक ट्राइंगल एबीसी को अपन लोग ऐसे करते हैं इमेजिन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। तो आपको दिया हुआ है द टू वेक्टर्स जे कैप प्लस के कैप एंड दिस रिप्रेजेंट द टू साइड्स। तो बेटा ये वाली जो साइड है इसके लिए आपको ये दिया हुआ है जे कैप प्लस के कैप, और एसी के लिए आपको दिया हुआ है बेटा 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। और आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। मतलब ऐसे आप यहां पर एक एडी बनाइए जो कि बीसी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। यही होती है बेटा मीडियन की डेफिनेशन। तो मेरे को एडी की लेंथ मांगता है। अब एक बात बताओ, आपको दिया हुआ है कि ए बी वेक्टर ये है, एसी वेक्टर ये है। इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर ना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हो। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। आपका जोन सा पसंद आया ना वो वाला तरीका कर लेना। मैंने क्या किया, यहां पर ऐसे ना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लिया ऐसे, और मेरे को निकालना क्या है बेटा, एडी निकालना है। तो इसको एक काम करते हैं, ई ले लेते हैं, क्योंकि हमने डी तो यहां पर ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम कैसा हो गया बेटा, ए बी ई सी, ये नाम हो गया इस पैरेललोग्राम का। अब आपको पता है अगर एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की दी हो इन वेक्टर फॉर्म, तो आपका जो डायगोनल होता है बेटा वो कैसे निकलेगा, इन दोनों के एडिशन से निकलेगा। मतलब ए ई वेक्टर क्या आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, जे कैप प्लस के कैप प्लस दिस, है ना। तो ये हो जाएगा 3 i कैप, जे कैप माइनस जे कैप 0, और के प्लस 4 के, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 के कैप। अब आपको ये मैंने बताया रोम्बस वाले क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं बेटा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बोलो हाँ या ना। तो ये जो था ये मीडियन ही वाली डायरेक्शन में ही तो है, और ये इसके बराबर है। तो अगर आप ये AE का मैग्नीट्यूड निकाल के आधा कर दो तो आपको लेंथ ऑफ AD यानी कि लेंथ ऑफ मीडियन नहीं मिल जाएगी क्या? बोलो हाँ या ना। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहां से आप लोगों को बस ये बताना था, और आपका यही बेटा उत्तर था। तो यहां से आप लोग 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 25 34 करेंगे। 34 को रूट के अंदर डालेंगे और एक आधा लगा देंगे बाहर। यही आपका इसका उत्तर है। ये हो गया आपका बेटा पहला तरीका। दूसरा तरीका आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये पैरेललोग्राम वाला तरीका ज्यादा बेटर है। ज्यादा जल्दी आप लोगों को आंसर इससे मिल जाएगा ज्यादा, मतलब। और जो दूसरा वाला तरीका है बेटा वो थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है, तो आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन मजेदार तरीका है, कुछ नई चीज आपको जानने को मिलेगी। कहां गया भाई, हाँ ये रहा। ये अपना डी है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार ए को ना आप ओरिजिन मान लो, ए को क्या मान लो बेटा, आप ना ओरिजिन मान लो। अब आपको ना ये दिया हुआ है ए बी वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आपने ए को ओरिजिन मान लिया तो बी, क्या आप इस वेक्टर के थ्रू यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो? यहां पे देखो आपका ना क्या है बेटा, यहां पर आप लोगों का आई नहीं है, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे 0, 1, 1। पोजीशन वेक्टर जब पढ़ाया था तो ये सारी चीजें सिखाई थी। पोजीशन वेक्टर होता क्या है बेटा, ओरिजिन की रेफरेंस में आप कोई पॉइंट लेते हो और फिर वेक्टर फॉर्म करते हो। वही चीज मैंने यहां पर करी है, उल्टा रिवर्स काम किया है। यहां पर सिमिलरली आप सी के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिख सकते हो बेटा, 3, -1, 4। अब डी क्या है बेटा, डी इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है मीडियन के अकॉर्डिंग, मीडियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डी क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो तो ये हो जाएगा बेटा 3/2, कॉमा यहां पर हो जाएगा बेटा आपको 0 मिलेगा, और फिर मिलेगा आपको 5/2। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही इजीली लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 9/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 25/4। तो देखो वही आया जो आपको मिल रहा था, 1/2 टाइम्स √34। समझे? दोनों तरीके यूजफुल हैं। आपको जौन सा तरीका समझ आए, जौन सा तरीका आसान लगे, आप उससे कुछ सवाल को बना सकते हैं। अगला सवाल है बेटा, और ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा कॉमन है एग्जाम्स में, 2024 में भी बेटा ऐसे सवाल आए हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। If theta is the angle between two vectors A vector and B vector, then A dot B is greater than equal to 0 only when। अब आपको पता है बेटा A dot B का मतलब है this, this, this। अब इसको अगर, ठीक है, इक्वल टू 0 वाले केस का तो आप समझ ही गए होंगे कि आइदर दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 0 और cos थीटा 0। ग्रेटर वाले केस में सोचो,
ग्रेटर देन जीरो वाला केस मतलब ये अपने को पॉजिटिव चाहिए बेटा, ए और बी का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा, तो अपने को कॉस थीटा पॉजिटिव चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। ठीक है, तो सी और डी तो सीधा सीधा एलिमिनेट कर दो, ए या बी में से आंसर होगा। अब आपका बेटा जीरो यहां पर इक्वालिटी में है ना, तो आप लोगों को यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज जीरो, if the projection of this vector on this vector is zero, प्रोजेक्शन जीरो कब होती है बेटा, ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट को, जब आपके ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। प्रोजेक्शन जीरो का मतलब है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। अगर ऐसा होता तो प्रोजेक्शन गिरती, ऐसा होता तो प्रोजेक्शन गिरती, ऐसा होता तो प्रोजेक्शन गिरती, ऐसे में प्रोजेक्शन नहीं गिरती है। यानी कि आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को जीरो करना है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहां से हो जाएगा 1 × 2 2, यहां पर बेटा जे है, यहां पर जे नहीं है, फिर हो जाएगा +3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -2/3। Hence C is the correct answer. Let's move on to the next problem. I, J, K कैप यूनिट वेक्टर्स हैं along 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्शंस। तो आपको बताना है इसमें से क्या सही है। क्या ये सही है, जीरो होता है ना, तो क्या ये सही है, गलत है। I डॉट K, हाँ दोनों परपेंडिकुलर तो डॉट जीरो होगा, सही है। चलो, A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और B वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, तो आपको रेशो बताना है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तरीका बता रहा हूं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B को कैसे लिख सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B का मतलब है दिस डिवाइडेड बाय, जिस पे अपने को प्रोजेक्शन लेना होता है बेटा वो आता है आपका डिनोमिनेटर में, और यहां पर आपका नीचे क्या है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो आपका न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अब आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब एक बात बताओ, मतलब यहां पर अगर ऐसे टाइप का सवाल आए तो और कुछ करना नहीं है, सीधा आप यहां से फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, 4 + 1 5, 5 + 4, तो ये हो जाएगा अपना, है ना, सही किया ना मैंने कैलकुलेशन, 4 4 और 1 9, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका, आ जाएगा यहाँ पे 25 25 और 9 34 34 और 16, ये हो जाएगा बेटा आपका 50। ठीक है, तो ऊपर आ गया 3, और ये किसके बराबर हो गया बेटा, आप इसको 10 × 5 लिख सकते हो, या फिर 25 × 2 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 5√2। अब रूट नीचे नहीं लिखते हैं बेटा, तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर दो, रैशनलाइज कर देना, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 3√2/10। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है सवाल, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स 2i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस k कैप एंड दिस। ये सवाल मैंने सिर्फ इतना लिया, इसलिए लिया है ताकि आपको ये ऑर्थोगोनल वर्ड दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑर्थोगोनल का मतलब बेटा परपेंडिकुलर ही होता है, तो आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है सिंपली। तो यहाँ पे डॉट जीरो करेंगे तो बेटा 2 - 2 लैम्डा -1 हैज टू बी 0, सो ये हो जाएगा 1 = 2 लैम्डा। तो यहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/2। नेक्स्ट सवाल ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द मैग्नीट्यूड। अगेन ये सारे के सारे सवाल एक नंबर वर्दी हैं, कोई सा भी सवाल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फंस जाएगा बेटा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम, ये चीज मेरे को दी हुई है बेटा। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है, cos 60 मतलब 1/2 हो गया अपना, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। तो भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है बेटा, मॉड ए मॉड बी cos थीटा। अब अपने को निकालना क्या है बेटा, अपने को निकालना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स। तो हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है बेटा, तो अपने को यहां पर cos 60 दिया हुआ है, cos 60 क्या होता है बेटा 1/2, और ये चीज दी हुई है 9/2, तो ये 9/2 और 1/2 यहां पर आएगा बेटा। दिस विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड सेम है तो एक ही को ले लो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड यहां से क्या आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स। डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर बी वेक्टर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, भर भर के सवाल आते हैं बेटा इस फॉर्मेशन से, ध्यान से देखना। अगर ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करना है, यही सवाल को वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में आप लोगों को दे सकता है, लेकिन हमेशा अप्रोच यही लगेगी जो मैं बता रहा हूं आपको। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं, यहां पर हो सकता था कि यूनिट वेक्टर्स ना भी हो तो भी ये वाली अप्रोच लगेगी, सच दैट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको 0 के बराबर दिया हुआ, नल वेक्टर के बराबर। देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। इसको बेटा दिमाग में बसा लो, ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए। अगर इन लोगों का समीशन दिया हो, ऐसा सवाल हो, तो आपको करने का क्या है, जो आपको गिवन चीज है इसको पकड़ो, और यहां पर मैं आप लोगों को ना कुछ ज्ञान दूंगा, ठीक है। इस ज्ञान को पहले समझो, फिर आप इस सवाल को समझ लेना। अगर आप बेटा किसी भी वेक्टर के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा हुआ देखो, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप इसका खुद के साथ डॉट ले रहे हो, ठीक है। और आपको पता है ए डॉट ए मतलब ए कॉस 0, यानी कि यही किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर। या फिर इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो अब से अपने दिमाग में बसा लो, अगर तुमको ऐसा लिखा हुआ दिखे कहीं पे, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ दिखे, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप लोग इसका इसके साथ डॉट ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है, कुछ ऐसा आप लोगों के लिए यहां पे लिख दूं, राइट हैंड साइड में करूंगा तो 0 ही आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट करना है, ठीक है। मतलब सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है बेटा कि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं डॉट प्रोडक्ट की, आप इसको ओपन अप करोगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे बढ़िया से, तो यहां से ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर लिख रहा हूं मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर सिंपली। फिर आ जाएगा बेटा अपने पास ए डॉट बी, फिर आ जाएगा अपने पास ए डॉट सी, ठीक है। फिर अपन लोग बी वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर दिस सेकंड ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा बेटा आपका बी डॉट ए, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी डॉट सी। सिमिलरली फिर सी वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर ना आप इसको वैसे ही खोल सकते थे जैसे आप ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को खोलते हो, लेकिन मेरे को ये चीज आपको सिखानी थी ताकि आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद आए, ठीक है। तो यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कर दो अलग, और यहां पे देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम बात है, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल ही होते हैं बेटा, तो क्या आप इसको ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख सकते हो। फिर आपके पास ए डॉट सी है और सी डॉट ए है, अगेन दोनों इक्वल हैं। फिर आप लोगों के पास बेटा बी डॉट ए है और यहां पर क्या है, सॉरी ए डॉट बी ले लिया, ए डॉट सी ले लिया। अब बी डॉट सी देखो, बी डॉट सी ये रहा बेटा आपका, सी डॉट बी ये रहा, दोनों की दोनों सेम बातें हैं। तो एक्चुअली आप इसको ऐसे लिख सकते हो और अंदर ना यही चीज आएगी जो आपको निकालनी थी, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। समझ आया, ठीक है। तो यहां से देखो आप लोग अगर इसको लिखना चाहते थे ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से रिलेट कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस। अब यहां पर बेटा अंदर अपने पास क्या होता है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहां पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और ये है अपना 0 के बराबर, तीनों के तीनों बेटा यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, उस साइड पर जाके -3। तो ये जो हमको चाहिए इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा म्यू, तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा, -3/2। दिस इज आवर आंसर। ये जो मैंने समझाया है ना बेटा, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना, सारे प्रूफ वाले प्रॉब्लम्स तुमसे बन जाएंगे। अगला सवाल है तुम लोगों के सामने, बेटा मैं पानी भर लेता हूं, है ना, एक बारी पानी पी लूं बस, जब तक तुम ये वाले सवाल को करो। कैसे करेंगे भाई, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का आपको दिया हुआ है स्क्वायर, तो बेटा आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, तो यहां से क्या पहले वाली चीज ऐसे लिख सकते हो, प्लस दूसरी वाली चीज कुछ नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये आपको 400 के बराबर दिया हुआ है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, तो इन शॉर्ट आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 400 के बराबर दिया हुआ बेटा।
और आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5, तो बेटा यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 इसके नीचे चला जाएगा, तो बी स्क्वायर आ गया आपका 400/25, विच इज नथिंग बट 16। तो यहां से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो आपको निकालना था वो किसके बराबर आ जाएगा, -4, है ना? नहीं, मैग्नीट्यूड है भाई, प्लीज बेसिक चीजें हैं कुछ, है ना, जो ध्यान रखनी है आपको। चलो, ए वेक्टर ये है बेटा, बी वेक्टर ये है, तो अपने को प्रोजेक्शन निकालनी है ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर। तो आपको बोला है जो बाद में होता है वो आपके डिनोमिनेटर में आएगा, डिटर्मिनेंट की बोल रहा हूं। तो आपका इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी निकाल लोगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं वाला सवाल फटाफट से। 7 दूकी 14, 1 6 6 और -4 × 3 -12 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। 4 36 9, 4 36 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा अपना क्या, 2 + 6 8, 8 ओवर ये हो जाएगा बेटा 49, 49 का रूट मतलब 7। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Let's move on to the next problem. Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are represented by the vectors this. तो आपको पता है अगर आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना हो जिसके एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, A क्रॉस B का मॉड। और अगर यहीं पे बेटा ये जो वेक्टर्स दिए होते, ये डायगोनल्स दिए होते, है ना, एडजेसेंट साइड्स नहीं, डायगोनल्स दी होती पैरेललोग्राम की, तो क्या लगता, इसके आगे आप आधा लगा देते। ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं बेटा, वेक्टर और 3D का वन शॉट डाल दिया है, उससे बेटर वन शॉट तुमको अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। सारी चीजें एकदम स्क्रैच से, जीरो से कवर करवाई हैं, जाके वन शॉट को जरूर देख लेना। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स और आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बताना है। देखो शॉर्टकट आप यहां पे समझ सकते हो वैसे तो। अब देखो आपको 13 दिखा, 5 दिखा, तो आपको मैं 10वीं से बता रहा हूं, 13 और 5 दिखे ना, तो हमेशा 5 12 13 आपके दिमाग में घूमना चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। और आपको दिख भी रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, मतलब वो अपने आप ही बता रहा है कि भाई यहाँ पे 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मैं सीधा सीधा इसको 12 बोल दूंगा, खत्म मेरा आंसर। शॉर्टकट बोलो इसको या फिर इसको ऑब्जर्वेशन बोलो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर यही सवाल सब्जेक्टिव में आया 2 मार्क्स में, तो मैं इसको कैसे करूंगा बेटा, फिर मेरे को गेम खेलना पड़ेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैं यहां पे स्क्वायर ले लेता हूं, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 169। अब देखो सर ने तुमको बताया है ऐसी चीज अगर दी हो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब कि तुम इसका इसके साथ डॉट ही कर रहे हो, तो मतलब ये वाली चीज ना और कुछ नहीं है, तुमको ऐसे इसको अपने दिमाग में इमेजिन करना है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो अगेन तुम यहां पे डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते हो और उसको रिलेट करके लिख सकते हो, लेकिन समझो यहां से तुमको ए स्क्वायर मिलेगा, यहां से ए डॉट बी डॉट ए और फिर बी स्क्वायर। तो क्या ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, दोनों सेम ही है ना, तो +2 ए डॉट बी लिख दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये वाली चीज 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर हैं। आपको बेटा ए दिया हुआ है 5 के बराबर, तो ये 25 हो जाएगा, 25 को इधर ले जाके माइनस करोगे तो आपको बी स्क्वायर मिलेगा बेटा 144 के बराबर। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा 12 यूनिट्स। सवाल ठीक है। चलो अगला सवाल आप लोगों के सामने है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको बेटा ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ए वेक्टर के। मतलब हमारा मुद्दा ये है, कुछ ऐसा मिल जाता ना तो मजा आ जाता। दिस इज परपेंडिकुलर, मतलब ऐसी कुछ चीज चाहिए मेरे को। अब देखो जो चीज गिवन है ना वही आपको वहां तक लेके जाएगी। मैंने आपको अभी तक जितने भी सवाल कराए, अगर ऐसा कुछ भी मेरे को कंडीशनिंग दे रखी थी तो मैंने किया क्या था बेटा, दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करी थी। अगेन मैं सेम काम करूंगा। इसका मतलब क्या है, सिंपली बी स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही तो कर दिया भाई। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अभी आपको बताया कि किसके बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो यहां पर तुम लोगों को दिख रहा है दिस इज नथिंग, ए स्क्वायर को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपको बताया ए स्क्वायर इज नथिंग या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए का डॉट विद ए, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको और
बढ़िया तरीके से आपको ऑब्जर्व करवाता हूं। तो ये a डॉट ए ही है प्लस 2a डॉट बी। अब आपको पता है, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ए वेक्टर को कॉमन ले सकते हो दादा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के उल्टा भी तो आ सकते हो, है ना। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। यही चीज प्रूफ करनी थी, वहीं तक पहुंच गए, हेंस प्रूव्ड। चलो अगला सवाल आप लोगों के सामने है। इफ द साइड्स AB and BC of a parallelogram ABCD are represented as vectors this and this, then find the unit vector along diagonal AC। तो बेटा आपको ऐसे सबसे पहले एक और ऐसे सवाल आएंगे ना बेटा, तो ये डायग्राम बनाना मत भूल जाना। कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो ऑब्वियस लगती हैं, दिमाग में भी हो जाएगा वाला सवाल, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्टेप मार्किंग आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ABCD, तो आपका बेटा ए बी वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और आपको BC वेक्टर बेटा दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और आपका निकालना क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल AC। दोस्तों तो एक बात बताओ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा के AC वेक्टर नहीं बताया जा सकता क्या? AC वेक्टर विल बी AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो ये हो जाएगा 3i कैप, और यहां पर क्या था बेटा, 4 था ना, एक तो मेरा 4 इतना गंदा बनाता हूं ना मैं, 4 और 2 6, 6j कैप प्लस माइनस 5 और 3, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप। बस अब क्या करना है बेटा, इसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। इतना तो कर लेंगे, इतना भरोसा कर सकते हैं गगन सर आप पे। सवाल समाप्त। आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, 2 सवाल है बेटा स्क्रीन पर, दोनों सवाल ही बढ़िया है, मजा आएगा तुम लोगों को। शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर। अगर किन्हीं 2 चीजों को आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो बेटा डॉट इनका 0 आ जाएगा, तो बोल दूंगा कि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। चलो तो पहले वाले सवाल को करते हैं यहां पर। तो बेटा ध्यान से देखना कि क्या चीज दी हुई है, मैग्नीट्यूड है और फिर वेक्टर बी चिपकाया हुआ है आगे। यहां पर बेटा मैग्नीट्यूड है बी का और फिर वेक्टर ए चिपकाया हुआ है आगे, ठीक है। इसका अपने को डॉट करना है किसके साथ, यहां पर बेटा मैग्नीट्यूड है इसका, अच्छा बीच में सिर्फ माइनस साइन ही तो है, हाँ ठीक है। तो यहां पर बी वेक्टर और फिर माइनस यहां पर हो जाएगा बेटा आपका ये। चलो भाई फटाफट से ब्रैकेट को खोल दो। तो इसको बेटा इसके साथ अगर लेंगे तो देखो मॉड ए स्क्वायर लिख रहा हूं सीधा, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा बी डॉट बी, ठीक है खत्म। फिर देखो इसको आप इसके साथ लोगे बेटा तो ये हो जाएगा माइनस मॉड ए मॉड बी, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा आपका क्या, इसको इसके साथ लिया था ना बी डॉट ए। अब बेटा इसको इसके साथ खोलोगे तो अगेन आपको दिखेगा प्लस दिस एंड ए डॉट बी। इसको इसके साथ खोलोगे तो देखो माइनस एंड ए विद ए, बोलो ए विद ए का ए के साथ डॉट क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी जो आपने बी डॉट बी लिया है ना बेटा, इसको आप ऐसे लिख दो, बी स्क्वायर ही लिख दो सिंपली, ठीक है। और यहां पर एक काम करो, हटा दो इसको, आपको पता ही है सेम बात है। अब देखो खत्म। यहां पे देखो माइनस ऑफ दिस बी डॉट ए बेटा ए डॉट बी के बराबर होता है, तो क्या ये दोनों की दोनों सेम क्वांटिटीज है विद पॉजिटिव नेगेटिव, खत्म हो जाएगा, 0 बनेगा, मतलब इन दोनों का डॉट आपको 0 मिल रहा है, दैट मींस दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, सिंपल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू दिस। अगेन बेटा अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप खुद समझिए। अगर ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये होता है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा। अगर आपको मैं बोलूं कि इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड पे कमेंट करिए तो क्या वो सेम नहीं होंगे, यही चीज यहां पे दी हुई है। लेकिन देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, लेकिन ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये अपने दिमाग में बसा लेना, इस पे बेस्ड जेई में एनडीए में बहुत सवाल आते हैं बेटा इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है। तो अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे। हमको ये दिया हुआ है कि भाई ये चीज इसके बराबर है,
आपको पता है जब जब ऐसा दिखा है सर ने एक कार्यक्रम किया है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट विद ए प्लस बी, यहां पर बेटा इसका डॉट इसी के साथ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। ठीक है, फन 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 4 ए डॉट बी 0 आ गया बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। यही चाहिए था आपको, प्रूफ कर दिया। लेट्स मूव अहेड। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट सवाल, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्रूव दैट, ओ हो, बढ़िया सवाल, मजा आएगा तुम लोग। देखो सबसे पहले देखो दिया क्या हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। जैसे ही आप इसको देखोगे ना एग्जाम में, अगर ऐसा सवाल आएगा आपको ललकार सीरीज की याद आएगी और आप लोग बोलोगे थैंक यू गगन सर, आपने ये चीज हमको विजुअलाइज करवा दी थी कि किसी भी ए क्रॉस बी मतलब एक वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करना मतलब सिंपली क्या है कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है समझने का कि इसी के साथ डॉट। ठीक है, अब मेरे को समझ आ गया कि दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपली दिस। बोलो आया ना, समझ आ गया। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग चलाऊं तो क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है? थोड़ा सा दिमाग चलाना है, बहुत ज्यादा चलाओगे तो बेटा सोच नहीं पाओगे, है ना, बहुत मुश्किल चीज है। मतलब मजाक कर रहा हूं, आसान है। तो आपको पता है यहां से ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो जो चीज चाहिए ना उसको ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के आगे माइनस है और फिर ये चीज है, यहां पर अब ये ए की टर्म है, इसको दो टर्म बनाना है ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ ना गेम खेलना पड़ेगा। माइनस की टर्म बनाने के लिए बेटा आपको यही स्ट्राइक करेगा, और अपने को देखो डॉट मतलब कॉस लाना है अपने को, इसलिए मैंने ये वाला कार्यक्रम किया। तो यहां से आपको मिलेगा बेटा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो ये फर्स्ट टर्म है आपकी और कुछ नहीं बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही है। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये ए डॉट बी का स्क्वायर नहीं है? यही तो है सेकेंड टर्म, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगेन देखो बेटा, आप लोगों को इस सवाल को देख के ना याद आएगी वही सवाल की जो मैंने अभी कुछ देर पहले 10-12 मिनट पहले कराया होगा। 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर satisfy the condition this, evaluate the quantity mu। अब वो यूनिट वेक्टर्स पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यहां पर दिया हुआ उनका मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कि सर ने किया क्या था, इसको यूज किया था, स्क्वायरिंग करी थी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फंडा यहां पे लगाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो मतलब जो आपको चाहिए ना वो यहां पर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। यहां पर बेटा आपको सारी चीजें दी हुई हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बनेगा बेटा 29, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी -29/2। ये आपका आंसर है इसका, और ये बहुत फेमस सवाल है बेटा, 2023 में पूछा गया। If a vector and b vector are two vectors of equal magnitude and alpha is the angle between them, then prove that a vector plus b vector का magnitude over a vector minus b vector का magnitude this would be this। Again बहुत ही सिंपल चीज है बेटा, आप लोगों को बताया मैंने, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल है अल्फा। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बोलो, बोल दो भाई। और इस वाली चीज को, ये बोल दो भाई वाली आदत ना लाइव से पड़ी हुई है, मेरे को ना कभी कभी ना दिमाग में रहता है कि यार बच्चा लाइव देख रहा है, तो मैं रिएक्शन की उम्मीद करता हूं कि बच्चे बताएं हाँ सर समझ आ रहा है, पेस सही चल रही है। रिकॉर्डिंग में ये वाली दिक्कत होती है यार। तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी यानी कि -2ab कॉस अल्फा। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों का आप लोगों को क्या लेना है बेटा, इन दोनों का आप डालिए क्वोशिएंट फॉर्म में, डालिए यहाँ पे डिवाइड करिए, तो आपको मिलेगा क्या। और देखो ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए और बी को इक्वल पुट करोगे तो ये भी 2a स्क्वायर कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाय में नीचे आ जाएगा बेटा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फा। अब एक बात बताओ, आप लोगों को जो चाहिए उसका स्क्वायर है ये, ठीक है, तो अगर मैं बोल देता हूं लेफ्ट हैंड साइड में ये t है, तो ये एक्चुअली t स्क्वायर है,
तो टी स्क्वायर अब आप पता है 2a² हर जगह से काट दो बेटा, तो ऊपर 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा बचेगा। अच्छी चीज आ गई। ऊपर वाले को क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, नीचे वाले को क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर है और नीचे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो यही चीज मिलेगी कॉट ऑफ अल्फा बाय 2, हेंस प्रूव्ड। चलो इस वाले सवाल को देखो, अगेन इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर दिस रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर इफ एंड इफ। अगर ऐसा सवाल आए तो देखो सोचना कैसे है। आपको दिए हुए हैं कि 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी। एक बात बताओ, क्या आप यहां से ए बी वेक्टर बता सकते हो मेरे को? क्या वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा? ऐसे निकालते हैं यूजिंग पोजीशन वेक्टर्स। क्या आप मेरे को बी सी वेक्टर बता सकते हो? क्या वो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा? अब अगर ये कोलिनियर हैं तो क्या इनका क्रॉस 0 होना चाहिए? यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर शुड बी 0। अब ध्यान से देखना, जैसे अभी डॉट का तो आप लोगों को आइडिया, लेकिन क्रॉस में ब्रैकेट कैसे ओपन होते हैं बहुत तसल्ली से देखना। करोगे वही डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे, बी को सी के साथ, ऑर्डर मत चेंज कर देना, यहां पर ऑर्डर मैटर करता है। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर बी वेक्टर का क्रॉस विद माइनस बी वेक्टर है, सिंपली आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस बी क्रॉस बी। फिर माइनस ए क्रॉस सी, मतलब ऐसे ही लिखा जाएगा बेटा, ऑर्डर मत चेंज कर देना। फिर माइनस ए वेक्टर क्रॉस माइनस बी वेक्टर, दिस इज सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो देखो माइनस बी क्रॉस बी, अब बी और बी बेटा सेम वेक्टर है, मतलब यहां पे थीटा 0, तो ये तो खत्म। अब आप लोगों को ये वाली चीज सर ने बता रखी है कि भाई एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाई क्रॉस एक्स। अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करते हो तो आपको साइन लगाना पड़ेगा, आगे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये बी क्रॉस सी है, बहुत खूबसूरत। ये ए क्रॉस बी है, बहुत खूबसूरत। माइनस ए क्रॉस सी को मैं क्या सी क्रॉस ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, यही चाहिए था तुमको जो तुम पहुंच गए हो। देखो बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। और ये ना आप एज अ रिजल्ट भी याद रखना, ये डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो वो ऐसे फ्रेम कर देगा कि भाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं, तो क्या चीज सही होगी। तो आपको अगर ऐसा दिखे साइक्लिसिटी में ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इनका समेशन 0। चलो भाई अगला सवाल है तुम लोगों के सामने। सवाल देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है ना, लेकिन अगर आपको अभी तक के सारे सवाल समझ आए हैं तो आप इस वाले सवाल को भी बेटा बहुत ही इजीली बना लोगे और इसको आराम से कर लोगे। ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 वेक्टर्स सच दैट, ठीक है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बोल रहा है ये, तो क्या मैं इसको पहले वाली स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय किस पे है बेटा, ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर में ये आएगा, इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। सी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, अब अलोंग ए वेक्टर है तो अगेन डिनोमिनेटर में बेटा ये आएगा और ऊपर क्या आएगा, सी डॉट ए या फिर ए डॉट सी, सेम ही बात है। फिर क्या दिया हुआ है बेटा, एंड बी सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंपली ये चीज दी हुई है दैट बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। देन फाइंड दिस, बेटा देखो यहां से आपको दिख रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, खत्म। चलो अब बेटा जो चीज निकालनी है उस पर फोकस करो। ये चीज निकालनी है तो आपको पता है सर ने अभी तक ऐसे सवालों में क्या किया है, आप क्या करिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। अब आपको पता है इसका मतलब सर हमको बहुत बारी बता चुके हैं भाई, डॉट कर दो इसी का खुद के साथ, डॉट विद दिस। अब आपको सर ने वैसे भी बताया कि अगर आपको ऐसा दिखे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, तो आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आप अगर इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 9a स्क्वायर और फिर मिलेगा बेटा आपको प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 3a माइनस था ना, हाँ ठीक है, प्लस 4b स्क्वायर प्लस
4c², ठीक है, फिर +2 और यहां पर क्या आएगा बेटा अंदर, दिस विद दिस a.b, तो 6 a.b विद माइनस का साइन, ठीक है दोस्तों। और फिर अपन लोग करेंगे b.c, मतलब दिस विद दिस, तो अगेन -4b.c। फिर अपन लोग करेंगे c.a, यानी कि इसका इसके साथ, और दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हो जाएगा 6c.a, बस खत्म। अब एक बात बताओ, b.c आपको 0 दिया हुआ है तो ये 0 खत्म, और a.b a.c के बराबर है, तो क्या ये दोनों चीजें भी एक दूसरे को खा जाएंगी? तो ये सारी की सारी चीजें आपकी 0 बन गई है बेटा। तो आपका आंसर क्या आएगा? अब आपको a दिया हुआ है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b 2, और ये 3, तो बेटा पुट कर दो तो ये हो जाएगा 9 + 16 + 36। अब ये बेटा स्क्वायर है, उसका जो आपको चाहिए, तो इसका अंडर रूट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो ये हो गया अपना 36 और 16 52, 52 और 9 61, अंडर रूट 61 मेरा आंसर आएगा। ये चीज समझ आई ना? कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने यहां पर a² + b² + c² + 2a.b + b.c + c.a वाला फॉर्मूला लगाया है। बस साइंस को आपको थोड़ा सा ध्यान से यहां पे उतारना है, कहीं साइन की गड़बड़ हुई ना तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशंस प्लीज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, सी वेक्टर ये दिया हुआ है। फाइंड द वेक्टर डी which is perpendicular to both c vector and b vector and d vector का डॉट with a vector is 21। तो बेटा d वेक्टर अपने को निकालना है, जो कि क्या है बेटा? इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ c वेक्टर एंड b वेक्टर। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा कोई भी सवाल दिखे जहां पर बोला जाए कि एक ऐसे वेक्टर की रिक्वायरमेंट है जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मतलब आपको क्रॉस वाला गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो ये d वेक्टर है, वो कैसे मिलेगा बेटा? आप सबसे पहले क्या करेंगे? C और B का क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को D वेक्टर भी क्या, यहां पर एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूं, आप समझ जाओगे। D कैप कैसे निकलेगा बेटा? ऐसे निकलेगा, ठीक है। बोलो समझ आ गया? अब आप लोगों को बोला हुआ है d.a। अब बेटा यहां पे ना आप इसको किसी भी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो फिर आप ये वाली कंडीशन के साथ खेलना, यहां से आपको एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कुछ xi कैप + yj कैप + zk कैप मिलेगा। ये यूनिट वेक्टर मिला है आप लोगों को इन दोनों के परपेंडिकुलर, लेकिन अपने को चाहिए क्या? डी वेक्टर। मान लेते हैं डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है लैम्डा, तो अगर आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके डॉट कर दोगे ए वेक्टर के साथ, आपको 21 मिलेगा। तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा वेक्टर दिखने लगा अच्छे से, और यही तो आपको बताना था डी वेक्टर। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन तरीका मैंने पूरा बता दिया कि करना कैसे। चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है सवाल? इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, सी वेक्टर इज दिस, आर 3 वेक्टर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स ए वेक्टर + बी वेक्टर एंड बी वेक्टर + सी वेक्टर। बहुत ही आसान सवाल है बेटा। ए वेक्टर + बी वेक्टर निकाल लोगे, बी वेक्टर + सी वेक्टर निकाल लोगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स दिस, तो आप फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये ध्यान रखना। डन। चलिए, और यहां पर बेटा कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर इसको मैं अगर सी वेक्टर बोल दूं, इसको मैं डी वेक्टर बोल दूं, तो एक काम कर लेना, यहां पर इसको ऐसे इमेजिन कर लेना, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If two vectors a vector and b vector are such that a vector का मैग्नीट्यूड इतना, b का इतना, a.b ये दिया हुआ बेटा। अगेन ये तो काफी ही सरल सा सवाल है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसका क्या करोगे? स्क्वायरिंग करोगे, तो आपको दिखेगा कि ये a² + 4b²। अब बेटा 2a.b -2a.b वाली टर्म होती है ना, तो -2 यहां पर आ जाएगा आपका a वेक्टर डॉट विद 2b वेक्टर। सो दिस इज नथिंग बट -4a.b, ठीक है। यही हमको चाहिए, x चाहिए, x² अपन लोग यहां से निकाल पाएंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 4 प्लस ये हो जाएगा 9 चौक 36 और -16, है ना। दिस विल बी इक्वल टू x²। तो यहां से x² आएगा बेटा 24 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√6। दिस इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
Let's move on to the next problem. A vector and B vector are unit vectors. Then prove that. बेटा अगेन ऐसे टाइप के सवाल में बहुत करा चुका हूं और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत फेमस है बेटा ऐसे सवाल, है ना। तो आप लोगों को दिख रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स है, तो ये प्रूफ करना है। पेन चेंज कर लूं? आ जाओ इधर, आ जा। आप लोग क्या करोगे बेटा, स्क्वेयरिंग वाला गेम खेलोगे अगेन। तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अब आपको थीटा दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 2ab cos थीटा। अब क्या है, ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं बेटा, तो यहाँ पे 1 और 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। अपने को चाहिए था ये, लेकिन अपन लोग एक्स स्क्वायर तक पहुंच गए, ठीक है। यहां से 2 कॉमन लोगे तो बेटा अंदर 1 प्लस cos थीटा बचेगा, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो यहां से जो चीज आपको चाहिए थी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज एक्स, किसके बराबर हो जाएगा, इसका अंडर रूट दैट इज 2 cos थीटा बाय 2, हेंस रूट। चलो भाई, वेक्टर के क्वेश्चंस को हम लोग निपटा चुके हैं बेटा। इसके बाद आप लोगों को मेरा वन शॉट देखना है, मैंने जो उसमें क्वेश्चंस कराए हैं काफी क्वेश्चन सिमिलर होंगे, सेम होंगे, उसको एक बार ही जाके देख लेना, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट को कवर करना। और इसके बाद तुरंत बेटा तुम लोगों को सुपर 500 में जाके वेक्टर्स वाले चैप्टर पे पहुंचना है, और वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन वहां पे सर ने डाल रखे हैं कर लो। इसके बाद वेक्टर का एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आए और तुम लोग ना कर पाओ। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो क्वेश्चन ना लग आसान रहा है, लेकिन जल्दबाजी में ना बहुत बच्चे इसको गलत करके आए हैं। 2023 में आया हुआ सवाल है, तो रिसेंट सवाल है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब खुद सोचो, जब यहां से आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये वाला पॉइंट कैसा बन जाएगा, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा इस पॉइंट का ऑन वाई एक्सिस। तो बेटा वो कुछ ऐसा होगा, एक्स और जेड आपके 0 हो जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की ही तो बात कर रहा है वो, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज द आंसर इज ऑप्शन डी। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द वाई एक्सिस। देखो सिमिलर टाइप की फॉर्मेशन है, 2020 में आई है, मतलब रेपिटेटिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है कि यार यहां से हमने क्या किया, उसको सात अपन लोग कर लिए, क्योंकि इमेजिन गलत तरीके से होता है, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि इस पॉइंट का आप लोगों को सबसे पहले तो परपेंडिकुलर गिराना है इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे। तो बच्चा क्या सोचता है, अरे सर वाई जितना डिस्टेंस ही तो कवर किया होगा, फटाफट 7 मार देगा। नहीं, थोड़ा सोचो तो सही बेटा। जब तुम इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगेन देखोगे ना वाई एक्सिस पे, तो वो ऐसा दिखेगा आपको, सिर्फ वाई रह जाएगा उसमें। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसमें एक्स और जेड 0 होता है ना बेटा। तो जल्दबाजी में प्लीज सिली मिस्टेक मत कर देना। तो यहां से आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 5 यूनिट्स। अगला सवाल, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर दीज देन। तो आपको बताना है बेटा, तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस ये है, तो स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 के बराबर होगा, तो 3/a स्क्वायर आपका 1 आ रहा है। तो यहां से a क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस। चलिए, इफ अ लाइन मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद x y एंड z रिस्पेक्टिवली, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बेटा। तो cos 90 तो हो गया अपना 0, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। और अपना बेटा cos 135 नेगेटिव होगा, है ना, cos 135 नेगेटिव होगा, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन ए। खत्म। If a line has the direction ratio this, then what are its direction cosines? Again बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन यहां से आपको रिकॉल करने को मिलेगा कि डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन में कैसे पहुंचना है, डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो डायरेक्शन रेशियो तो आपको लिखने आते ही है। तो यहां पर बेटा आप लोगों को दिया हुआ है -18, 12 और -4। सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट में ले जाओ, मतलब आप इसके सिंपलेस्ट नंबर्स में ले जाओ। यहां पर आपको दिख रहा है ये सारे के सारे बेटा 4 से सारे के सारे किससे जा रहे हैं, -18 है, 12 है और 4 है। 4 से नहीं जा रहे बेटा ये, लेकिन 2 से जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर अपन लोग इसको -2, इसको 6 और इसको -9, यहां पर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -2। ये अपने हो गए बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्शन रेशियोज अपने को मिल गए। अब यहां से अगर डायरेक्शन कोसाइन जाना है तो आपको पता है एल किसके बराबर होता है बेटा, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। n किसके बराबर होता है, दिस ओवर द सेम थिंग, और n किसके बराबर होता है, c अपॉन द सेम थिंग।
है ना। तो अपने को कुछ करना नहीं है बेटा, एल किसके बराबर हो जाएगा, -9 ओवर अंडर रूट 81 प्लस 36 प्लस 4। फाइनली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, वो आपकी जिम्मेदारी है। दिस विल बी 6 अपॉन अंडर रूट 81 प्लस 36 प्लस 4। और n किसके बराबर हो जाएगा बेटा, -2 ओवर अंडर रूट 81 प्लस 36 प्लस 4। खत्म गेम। समझ आ गया। अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हो तो बेटा वहां से अपने को डायरेक्शन कोसाइन में कैसे पहुंचना है। अब यहां से बेटा आप बोलोगे सर ये चीज जरूरी थी क्या, नहीं ये चीज जरूरी नहीं थी, आप इसको स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली आप यहां पर -18 अपॉन अंडर रूट ये कर सकते हो, लेकिन फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तो बेटा तोड़ना पड़ेगा ना तुमको, तो तुम लोग यहीं तक ही पहुंचोगे। चलो, if a line makes angle alpha, beta and gamma with the positive direction of coordinate axis, then write the value of, आपको मैंने ऑलरेडी बेटा अगर आपने मेरा वन शॉट देखा है तो मैंने आपको बताया है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होता है 1 के बराबर, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा होता है 2 के बराबर। अब आप लोग बताओगे कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा किसके बराबर होता है, ये वाला सवाल भी आ सकता है। तो बेटा देखो इसको आप सिंपली 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा लिखोगे, इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिखोगे, इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिखोगे और यही चीज आपको निकालनी है। तो ये हो गई 3 माइनस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है 1, तो ये आएगा 2 के बराबर। चलो, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, बहुत सिंपल है बेटा, है ना। आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसको बोल लो बेटा ए वेक्टर, इसको बोल लो आप लोग बी वेक्टर। तो यहां से आपका लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब 1 माइनस 3 माइनस 2i कैप माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5j कैप 6 माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस 13k कैप। दिस इज योर आंसर। डन। चलो, यहां पे बेटा 2 सवाल हैं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यार थोड़ा सा गला दर्द हो रहा था तो गर्म पानी पिया है, 5-7 मिनट ब्रेक लिया है, अब दोबारा से चालू कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो बेटा देखो यहां पर जो ये लाइन है ना, तुमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि बेटा तुम लोगों को एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है वो +1 दिखना चाहिए। यहां पर देखो अलग है अलग है अलग है। तो सबसे पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। अब हम वो कैसे करेंगे, 5x-3 से तुम लोगों को मैं सिखाता हूं। अगर तुम यहां से बेटा 5 कॉमन ले लोगे तो क्या यहां पर x माइनस 3/5 आएगा अंदर। अब देखो बेटा, क्या तुम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 3 ओवर 5 अपॉन 1/5। तो क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। ऐसे ही बेटा 15y प्लस 7 को अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो बेटा ऐसे लिख सकते हो, y माइनस ऑफ -7 ओवर 15 अपॉन 1 ओवर 15। ऐसे ही 3 माइनस 10z, अब यहां तो देखो बेटा नेगेटिव साइन है, तो यहां पर तुम लोग इसको कैसे लिखोगे, z माइनस 3 ओवर 10 अपॉन -1/10। ठीक है भाई, कहानी समझ आ गई। अब तुमको पता है ये क्या है बेटा, तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज है। तुमको चाहिए क्या, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने तुम लोग जानते हो, लेकिन यहां पर ये अच्छे नंबर्स नहीं है, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। उसके लिए क्या करो, 5, 15 और 10 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज बेटा अच्छे तरीके से ऐसे लिखे जा सकते हैं। कैसे, 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। तो तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे बेटा, तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 6 अपॉन 36 प्लस 4 प्लस 9 मतलब अंडर रूट 49, दैट इज 7। ये हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा -3/7। दिस इज योर आंसर। समझ आ गया बेटा कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग अपना गेम चालू करेंगे। इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। अगेन ये सवाल सर ने क्यों लिया है, ताकि आप रिकॉल कर पाओ कि भाई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना आपको आना चाहिए। क्या ये स्टैंडर्ड है, नहीं है। स्टैंडर्ड में ले जाने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 3 अपॉन -5। इसको कैसे लिखूंगा, y प्लस 4 अपॉन 7। इसको कैसे लिखूंगा बेटा, z माइनस 3 ओवर 2। अब मेरे को इसकी वेक्टर इक्वेशन चाहिए बेटा, तो ये जो है ये मेरे को क्या दे देंगे बेटा, फिक्स्ड पॉइंट दे देते हैं। तो आर वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, यहां सर हो जाएगा बेटा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, 3, -4, 3, ये हो गया बेटा फिक्स पॉइंट प्लस लैम्डा
अ वेक्टर पैरेलल वेक्टर, तो वो -5, 7 और 2 से मेरे को मिल जाएगा, तो फॉर्म कर देता हूं -5 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल? राइट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ पासिंग थ्रू पॉइंट्स P एंड Q, हेंस फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन PQ whose z कोऑर्डिनेट इज -2। तो सबसे पहले ना स्टेटमेंट को आराम से समझो। क्या कह रहा है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है, PQ लाइन है जो कि P और Q से पास कर रही है। तो क्या सबसे पहले आप ऐसी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? कैपेबल हो? बिल्कुल लिख सकते हो। चलो लिख देते हैं। x -2 अपॉन 5 - 2 इज 3, y -2 अपॉन 1 माइनस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा बेटा क्या -1, और ये हो जाएगा अपने पास z -1 अपॉन में -2 -1 यानी कि -3। ठीक है, हेंस फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन PQ whose z कोऑर्डिनेट इज -2। अब देखो बेटा इस PQ लाइन पे ना कोई सा भी आप ना कोऑर्डिनेट मानो x y z, कोई सा भी आप लोग पॉइंट मानो जिसके कोऑर्डिनेट है x y z। आपको दिया हुआ है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसका आपको y कोऑर्डिनेट बताना है, जिसका z कोऑर्डिनेट -2 है, जिसका z कोऑर्डिनेट -2 है। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ बेटा, आप लोगों को यहां पर लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है, तो ये जो x y z होंगे ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं z इज इक्वल टू -2 डाल दूं और मेरे को y कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब इन दोनों से मेरा काम बन जाएगा। तो मतलब सिंपली मेरा आंसर यहां से आने वाला है बेटा, विल बी इक्वल टू z की जगह डालो -2, तो -2 -1 -3 अपॉन -3 1, तो y -2 हो गया बेटा -1 के बराबर, यहां से y मिल गया आपको +1 के बराबर। दिस विल बी योर आंसर। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा उसका? +1 के बराबर होगा। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। अब देखो जो ये इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस है ना, इसको करने के दो तरीके हैं। अगर आप लोगों को बोला जाए कि प्रूव करो कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस वाला, और दिखा सकते हो कि 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, दूसरा तरीका बड़ा प्यारा है, लॉजिकल है, एक ही बारी में समझ जाओगे। अगर आप लोगों को बोला जाए प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो सबसे पहला कार्यक्रम क्या करोगे? लाइन के बारे में सोचोगे तो ए और बी से पास करती हुई लाइन फटाफट से मेरे को बताओ क्या होगी। तो तुम लोग बोलोगे सर x -0 अपॉन 4, y +1 अपॉन 5 -1 6, z +1 अपॉन 1 -1 यानी कि 2। ये हो गई बेटा किसकी? ए बी लाइन की इक्वेशन हो गई। ऐसे ही CD लाइन की इक्वेशन बताओ जल्दी से, x -3 अपॉन -4 -3 -7 इज इक्वल टू y -9 अपॉन 4 माइनस ऑफ यहां -4 -3 था, -7 हो गया, 4 -9 इज -5। ठीक है, और फिर यहां पर आएगा बेटा z -4 अपॉन 4 -4 इज 0। अब यहां पे बेटा डिनोमिनेटर में 0 देख के कंफ्यूज मत होना, इसका सिंपल सा मतलब है, क्योंकि देखो बेटा नीचे जो है तुम्हारे वो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, तो तुमको पता है ना तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन 0 हो सकते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसमें से कुछ भी तो 0 हो सकता है ना तुम्हारा। तो यहां पर ये मत लॉजिक लगाना अरे सर डिनोमिनेटर में 0, इसका सिंपल सा मतलब है कि z इज इक्वल टू 4 रहेगा, इस लाइन पे हमेशा z इज इक्वल टू 4 रहेगा। ये है तुम्हारी किसकी? CD लाइन की इक्वेशन। अब तुम लोगों को गगन सर ने ये बताया है वन शॉट में कि अगर बेटा, अब सोचना, अगर ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस आपस में, तो इस पे एक पॉइंट होगा और इस पे एक पॉइंट होगा जो कि कॉमन पॉइंट होगा इन दोनों लाइंस पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ऐसा केस, यही तो बेटा कॉमन पॉइंट होता है। तो मतलब एक्स वाई जेड की एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसको भी और इसको भी एक साथ सेटिस्फाई करेगी। बोलो हाँ है ना? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इस ए बी लाइन पे अगर मैं आपको बोलूं कि कोई पॉइंट एज्यूम करना है, तो कैसे करोगे? सिखाया हुआ है आप लोगों को, इसको आप लैम्डा से इक्वेट करोगे और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 4 लैम्डा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 लैम्डा -1, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 लैम्डा -1। तो आप इस पॉइंट पे किसी भी, इस लाइन पे आई एम सॉरी, किसी भी पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली CD पे इसको बेटा आप म्यू से इक्वेट कर दो, लैम्डा नहीं ले सकते हैं ना, सेम नंबर मत ले लेना यहां पे। तो यहां पर बेटा आप किसी भी पॉइंट को कैसे लिख सकते हो म्यू की टर्म्स में? -7 म्यू +3 -5 म्यू +9
और फिर यहां पे देखो क्या है, 0 इंटू म्यू 0, और फिर ये z इज इक्वल टू 4। यही मैं बोल रहा था कि इस लाइन पे z हमेशा 4 के बराबर रहेगा। अब देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि यार लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसपे ये दोनों के दोनों सेम दिखे, तो मतलब इक्वेट करना पड़ेगा। और सबसे यहां पे आसान चीज ये दिख रही है कि 2 लैम्डा माइनस 1 आपका 4 के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/2। अब देखो करना क्या है बेटा, इन दोनों को इक्वेट करो और यहां से म्यू की वैल्यू निकालो, और फिर वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू देखना यहां पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, फिर आप बोलोगे कि हाँ यार ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से लिखता हूं 4 लैम्डा इज इक्वल टू दिस। तो लैम्डा की जगह अगर 5/2 डालोगे बेटा, तो आपको 10 शुड बी इक्वल टू 7 माइनस 7 म्यू प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास म्यू क्या आ गया बेटा, म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास यहां से -1। अब देखो इन दोनों में देखो, अगर मैं यहां पे म्यू की वैल्यू -1 डालता हूं तो 9 + 5 14 हो जाएगा ये, और यहां पे लैम्डा की वैल्यू 5/2 डालता हूं तो ये 15 - 1 14 हो जाएगा। सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 एंड म्यू इज इक्वल टू -1। यहां पर आप लोगों को वो कॉमन पॉइंट दे देंगे। अब आपको यहां पे पॉइंट के बारे में नहीं पूछा हुआ तो आप पॉइंट के बारे में नहीं बताओगे, आप सिंपली बोलोगे हेंस दीज टू लाइन इंटरसेक्ट्स। और अगर पॉइंट के बारे में पूछा होता तो आप लोगों को या तो लैम्डा पुट कर देना था यहाँ पे, या तो म्यू पुट कर देना था, तो आपको वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट तक मिल जाता। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन सेम टाइप का सवाल है, कराने की जरूरत तो नहीं है, शो करना है कि इंटरसेक्ट करती है। और इसमें इसने पूछ भी लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। A line with directions 2 direction ratios 2 to 1 intersect the lines x minus 7/3 and this at the points p and q respectively. Find the length and the equation of the intercept pq. देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है, वो इस लाइन को p पे काटती है, इस लाइन को q पे काटती है एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो आपको लेंथ बतानी है बेटा किसकी, पी क्यू की। पहले लेंथ पे आ जाओ तुम लोग। मेरे को एक बात बताओ, अगर एक लाइन इसको पी पे काटती है और इसको क्यू पे काटती है, तो क्या मैं ये पी और क्यू को अज्यूम कर सकता हूं? बोलो, क्या मैं इस पी और क्यू को अज्यूम कर सकता हूं? तो बेटा अगर मैं यहां से पी को अज्यूम करना चाहूं तो मेरा पी कुछ ऐसा दिखेगा, 3 लैम्डा प्लस 7, 2 लैम्डा प्लस 5, लैम्डा प्लस 3। और यहां पे अगर मैं किसी भी क्यू पॉइंट को इमेजिन करना चाहूं तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? इसको म्यू से इक्वेट करना बेटा, प्लीज लैम्डा मत ले लेना, बार बार ही समझा रहा हूं मैं। तो 2 म्यू प्लस 1, फिर हो जाएगा 4 म्यू माइनस 1, फिर हो जाएगा 3 म्यू माइनस 1। एक बात बताओ, ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं वो क्या इस लाइन पे नहीं लाई करते होंगे जिसकी तुमको रिक्वायरमेंट है? अरे यार मेरे को लग रहा है कि ना कहीं गड़गड़ गड़गड़ ना हो रही हो, माइक सही लगा हुआ है ना। बहुत मेहनत करी है यार ये वाली रिकॉर्डिंग में, अगर साउंड की दिक्कत हुई ना तो बड़ा दुख हुआ मेरे को। चलो अब बेटा देखो एक बात बताओ, ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स है इस लाइन पे लाई करते हैं ना यार। देखो अगर कोई सी भी ऐसी दो लाइंस है और इनको एक कॉमन लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है पी और क्यू, तो ये पी क्यू ऑब्वियस सी बात है इस लाइन पे ही तो लाई करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट से डायरेक्शन रेशियोज निकालूं तो क्या मैं इससे इक्वेट नहीं कर सकता क्या? तो आप लोग यहां से डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिख सकते हो? 2 म्यू प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 7, दिस विल बी इक्वल टू 2। सिमिलरली 4 म्यू माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 2, और फिर 3 म्यू माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखो यहां पे दो अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस है, तो एक काम करो इन दोनों इक्वेशन से ना लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो। वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के चेक करना पड़ेगा कि सैटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर आपको बेटा लैम्डा डाल के ये वाला पॉइंट और म्यू डाल के ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या आप लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और इक्वेशन बतानी है इस लाइन की। तो ए आपको यहां से बेटा पी को या क्यू को कोई से भी पॉइंट को यूज कर लेना एज फिक्स पॉइंट। डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, क्या लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते? चलो अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा, असर्शन रीजन टाइप का सवाल है। द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर व्हेन b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। एब्सोल्युटली करेक्ट। द एंगल थीटा बिटवीन लाइन दिस एंड लाइन दिस इज, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है b1 डॉट b2 अपॉन में दोनों का मॉड ऐसे ही निकाला जाता है। तो बेटा यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और दोनों करेक्टली एक दूसरे को
रिलेट भी कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस जेड, एक सेकेंड रुको, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस जेड एंड 6 इज इक्वल टू माइनस वाई। अगेन बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो पहले वाली लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन 1/3 इज इक्वल टू z अपॉन -1। और सेकेंड वाली लाइन को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, दिस ओवर 1/6 y ओवर दिस एंड z ओवर -1/4। ठीक है, अब आपको बेटा इनके बीच का एंगल चाहिए, तो आप सीधा सीधा क्या करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए। पहले मल्टीप्लाई करके देखिए, पहले न्यूमरेटर देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यही लगेगा बेटा जो यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, तो ये हो जाएगा 1/12, ये कितना हो जाएगा -1/3, और ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस 1/, यहां पे 4 ही है ना, हाँ 1/4। तो 1/4 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 4/12, सॉरी 3/12। तो 3/12 प्लस 1/12, 4/12, 4/12 बोल रहा हूं, 4/12, 4/12 मतलब 1/3, 1/3 माइनस 1/3 क्या 0 हो जाएगा, मतलब आपका न्यूमरेटर 0 हो गया, मतलब cos थीटा 0 हो गया। कब आएगा, 90 डिग्री पे, हेंस द आंसर इज डी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं यूज किया, क्योंकि मेरे को दिख गया था कि ये 0 आएगा मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इफ द टू लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, तो अगेन बेटा आपको यहां तो दिया हुआ परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज लो, कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। अब देखो अगेन सेम टाइप की स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर टू बोथ मतलब क्रॉस का यूज करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहां पे पता है बी वेक्टर कैसे मिलेगा। बी वेक्टर के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आई जे के, यहां पे इसके उठा लो 1 2 3 और फिर -3 2 5। तो आपको इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल गया यहां पर। अब आप लोगों को बेटा गिवन पॉइंट दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, यहां से जो भी आपका आंसर आएगा। सवाल समाप्त। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वही तुम एज अ बी वेक्टर यूज कर लोगे, पॉइंट तुम लोगों को गिवन है, आंसर आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन दिस। देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला जो सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल में तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। करना कैसे है समझना, कोई एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, तुमने यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बोल देते हैं इस पॉइंट को P और इसको लाइन को बोल देते हैं L। इस जो तुम्हारा यहां पर फुट है इस परपेंडिकुलर का, उसको बोल देते हैं Q। ये वाला पॉइंट तुमको दिया हुआ है बेटा 5 7 और 3। एक बात बताओ, जो ये Q पॉइंट है यानी कि फुट है इस परपेंडिकुलर का, क्या इस लाइन पे लाई करता है? तो क्या मैं इस लाइन को देख के बता सकता हूं कि इस पे कोई पॉइंट कैसा दिखेगा? बिल्कुल बता सकते हो। तो इस लाइन पे अगर आप कोई सा भी आर्बिटरी पॉइंट लेते हो तो वो कैसा दिखेगा, 3 लैम्डा प्लस 15, 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 5 लैम्डा प्लस 5। अब एक बात बताओ, क्या PQ परपेंडिकुलर है L के? तो क्या मैं इससे डायरेक्शन रेशियो निकाल के डॉट ले लूं अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ, तो आंसर 0 आना चाहिए, यहां से तुमको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। तो एक बात बताओ, PQ कि अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज लिखना चाहूं तो क्या हो जाएंगे, 3 लैम्डा प्लस 10, 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 7 यानी कि 22 और फिर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2। ये हो गए बेटा किसके, PQ के डायरेक्शन रेशियोज। आपको इनका डॉट लेना है किसके साथ, 3 8 और -5 के साथ। तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करो और इनका समेशन 0 कर दोगे तो आप लोगों को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू मिलते ही बेटा क्या ये Q पॉइंट मिल जाएगा। अब यहां पे तो उसने सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं इस Q के, अगर वो PQ की लेंथ पूछ लेता, मतलब लेंथ पूछ लेता इस परपेंडिकुलर की, तो भी आप निकाल सकते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, एक स्टेप और आगे जाना था, बस सवाल खत्म। Find the value of P so that the lines are perpendicular to each other. सिंपल, उठाएंगे डॉट 0 मारेंगे,
ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन 1। यहां से पी की वैल्यू आएगी तो ये लाइन अच्छे से दिखने लगेगी। फिक्स्ड पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में बेटा डिस्टेंस निकाला कैसे जाता है? सबसे पहले तो यहां पर मैं सारी चीजें लिख देता हूं। ये हो गया बेटा तुम्हारा a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये हो गया तुम्हारा बेटा a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होता है बेटा? b वेक्टर का क्रॉस करोगे किसके साथ? a2 माइनस a1 के साथ, डिवाइडेड बाय जो यहां पर पहले है बेटा उसका मैग्नीट्यूड लोगे और पूरे का मॉडुलस। यही आपका बेटा डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यही फॉर्मूला होता है। आपको बेटा बी वेक्टर दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पुट करना है और कैलकुलेट करना है। आपको फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवा दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक वेदर दीज लाइंस आर स्क्यू और नॉट। ध्यान से बताओ यार मेरे को। सबसे पहले बताओ, अगर ये पैरेलल होती तो दूर से दिख जाती? दूर से मतलब कि डायरेक्शन रेशियो से पहचान जाते, प्रोपोर्शनल होते। पैरेलल नहीं है, मतलब आइदर ये हो जाएंगी स्क्यू लाइंस या फिर हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कोप्लेनर लाइंस। अब अगर मैं इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं यूजिंग द फॉर्मूला दैट, जो मेरा जनरल फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस वाला, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो मतलब ये स्क्यू लाइंस नहीं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो ये क्या हो जाएंगी बेटा? स्क्यू लाइंस हो जाएंगी। तो अगर आपको स्क्यू लाइंस प्रूफ करना है कि वो है या नहीं है तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाओगे। 0 आ गया तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन, 0 नहीं आया तो वो स्क्यू लाइंस। फॉर्मूला आप लोग जानते हो बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर एक टिप मेरे से ले लो, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है दोनों फॉर्मूलाज याद रखने में, कि वेक्टर फॉर्म वाला भी डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखें और फिर कार्टेशियन फॉर्म वाला भी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद रखें स्क्यू लाइंस के बीच का। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोई से भी एक फॉर्मूला को याद रखो। जैसे बच्चे यूजुअली बेटा वेक्टर फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है हमारा, जो कि मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? b1 क्रॉस b2, इसका डॉट लेते हैं बेटा a2 माइनस a1 के साथ, और नीचे आता है b1 क्रॉस b2 का मॉड। ये है आपका वेक्टर फॉर्म वाला डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला। आप अगर एक ही फॉर्मूला याद रख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए और आप यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है? तो अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद हो पा रहा है या फिर एग्जाम में भूल गए हो तो बेटा गलत फॉर्मूला मत लगाकर आना। आप लोग क्या करो बेटा, अपनी फॉर्म को चेंज कर दो। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरे को एग्जाम में कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला भूल गया, नहीं दिमाग में आ रहा, ब्लैंक हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वेक्टर फॉर्म वाला मेरे को याद है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी कार्टेशियन फॉर्म को बेटा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा, मार्क्स मेरे को पूरे मिलेंगे। ठीक है? चलो एक बेटा यहां पे देखो एजर्शन रीजन टाइप का बना रखा है सिंपल सा। Two motorcycles A and B are running at the speed more than the allowed speed on the roads represented by these lines. Okay. Based on the above information, answer the following question. Find the shortest distance between the given lines. Shortest distance निकालना है बेटा। तो again फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, दोबारा लिख रहा हूं ताकि बार बार जब तुम देखोगे ना तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। B1 और B2 का क्रॉस लेने का है, फिर इनका डॉट लेने का है किसके साथ? A2 माइनस A1 के साथ। और नीचे क्या आएगा बेटा, जो ये पहले ब्रैकेट में होता है, चाहे वो पैरेलल वाला फॉर्मूला हो चाहे वो स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला हो, जो पहले नंबर पहले ब्रैकेट में होता है उसका मॉडुलस यहां पर उतारा जाता है। अब यहां पर बेटा B1 तुम्हारा क्या हो गया, लिख देता हूं मैं, ये हो गया बेटा तुम्हारा B2 वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा B1 वेक्टर, बस अब वैल्यूज पुट कर दी, और ये हो गया तुम्हारा A2 वेक्टर। सर A1 वेक्टर क्या है? A1 हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, क्योंकि यहाँ पे A1 नहीं मौजूद है। फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल्स मे कोलाइड। बेटा जब तुम ये डिस्टेंस निकालोगे ना, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो तुमको आंसर मिलेगा 0, कि मतलब ये रोड्स ना आपस में आके कहीं पे मर्ज हो रही हैं। तो यहीं पे ही बेटा ये जो दो मोटरसाइकिल्स हैं वो कोलाइड हो सकती हैं। तो यही पूछा है, फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल्स मे कोलाइड। तो आपको ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बताना है। तो अब ये दोनों की दोनों लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या आप ये इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट, इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो निकालना जानते हो? ऑलरेडी क्वेश्चन कराए हैं इस पे सर ने। डन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। देखो बेटा 3i 2j 6k i 2 2,
सिंपल आप लोग अपना स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाइए। अपन आपको बता देते हैं कि क्या चीज क्या है। ये बेटा B1 वेक्टर है, ये है अपना B2 वेक्टर, ये है अपना बेटा क्या A1 वेक्टर, ये है बेटा अपना क्या A2 वेक्टर। खत्म, निकाल लोगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, क्या है बेटा कार्टेशियन फॉर्म में है बस। तो यहां पर आप लोगों को फॉर्मूला पता है। यहां पर फॉर्मूला कैसे चलता है बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऊपर होता है डिटर्मिनेंट, जिसका पहला रो कैसे बनता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर आपका पहला सेकंड रो कैसे बनेगा, इसके डायरेक्शन रेशियो से। थर्ड रो कैसे बनेगा, इसके डायरेक्शन रेशियो से। पर डिनोमिनेटर में क्या होता है, अंडर रूट, याद है, a1 b2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर ऐसे साइक्लिसिटी में चलता रहता है। तो अगर हर फॉर्मूले का अगर आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना तो याद हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, करिए भाई इसको। गले की ना बैंड बज गई इधर। अब यार 5 से 7 मिनट के अंदर ना मैं लेक्चर को खत्म करूंगा। काफी क्वेश्चंस करा दिए, ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर कर लिए। चलिए भाई, P is the point on the line joining the points this and this at the x coordinate of the P is। तो देखो बेटा, कोई लाइन है ए बी, मान लेते हैं इसी पे कहीं पे Q नहीं P पॉइंट दिया हुआ लाई करता है। ये है 0,5,-2 और ये है बेटा 3,-1,2 और ये P पॉइंट ऐसा है, इज द एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा 6, y से मेरे को कोई मतलब नहीं है और z कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है। y से मेरे को कोई मतलब नहीं है, z मेरे को निकालने का है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। एक बात बताओ, ए बी से अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज निकालूं ए और बी को यूज करके तो मेरे को क्या मिलेंगे 3, फिर आएगा -6 और फिर क्या आएगा 3 -1 2 था और यहां पे -2 था, तो ये हो जाएगा बेटा 4। जरा इन दोनों को यूज करके बताना डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे सर 6 -3 है ना, 6 ही दिया हुआ है ना, एक सेकेंड रुको, 0 5 2 3 -1 2 है ना। इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द p is 6 देन इट्स z कोऑर्डिनेट इज, हाँ। तो देखो अब एक काम करो, b और p को यूज करके निकाल लो। तो ये हो जाएगा बेटा 3, ये हो जाएगा y + 1, इससे मेरे को मतलब है नहीं कुछ, और ये हो जाएगा z -2 है वो। एक तो मेरा 2 और z ना एकदम सिमिलर लगते हैं यार, z + 2, z -2, आई एम सॉरी। अब देखो, क्या ये दोनों के दोनों सेम लाइंस के डायरेक्शन रेशियो है, तो क्या इक्वेट कर सकते हो, और आपको दिख भी रहा है कि x वाला आपको बता रहा है कि भाई डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो। ये तो प्रोपोर्शनल फॉर्म में भी नहीं है, डायरेक्टली इक्वल वाली फॉर्म में है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो आपका z यहां से क्या आ जाएगा बेटा 6 के बराबर आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, 0,0 से पास, 0,0,0 से पास करती है, तो यहां पे बेटा a वेक्टर को छोड़ दो, लैम्डा और फिर आई कैप आ जाएगा सिंपली। तो ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस की जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको इसके बीच का और इसके बीच का एंगल निकालना है, तो यहां पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना वही यूज होगा, और ये एकदम सही फॉर्मूला दिया हुआ है। तो रीजन आपका सही है बेटा। तो हम लोग जरा इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा वहां पे i - j और यहाँ पर लैम्डा i है अपने पास, मतलब सिंपली i है। तो हो जाएगा 1 ऊपर, फिर 0 आएगा, यहां पर हो जाएगा 1 + 1 का अंडर रूट और यहां पर 1। सो 1/√2 मेरा cos थीटा आ रहा है, तो थीटा विल बी 45 डिग्री विच इज गिवन हियर। सो एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, आंसर विल बी ए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओहो हो, ये बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, मजा आएगा तुम लोगों को करने में, और इसको मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। कैलकुलेशन तुम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हैवी है इसमें, और ऐसे सवाल बेटा रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ऐसा सवाल ना वो तुमको केस बेस्ड में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। An insect is crawling along the line this and another insect is crawling along the line this. At what points on the line, मान लो बेटा ये है कोई लाइन L1 और ये है कोई लाइन L2। ठीक है, इसको थोड़ा सा पैरेलल नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा ना ऐसा बना देते हैं। At what points on the line should they reach so that the distance between them is shortest? Find the shortest possible distance between them. अगर वो मेरे से डायरेक्टली पूछता कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो भाई, तो मैं डायरेक्टली डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाता, मेरा आंसर हो जाता। लेकिन देखो उसने पूछा एट व्हाट पॉइंट्स
ऑन द लाइंस शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। मतलब अब अपने को बेसिक नॉलेज चाहिए भाई कि वो फॉर्मूला आया कहां से था, इसलिए वो फॉर्मूले की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आप एक बात बताओ, आप लोगों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइंस के बीच में, आपको ये बताया गया है कि वो दोनों से परपेंडिकुलर होता है। तो मान लेते हैं कि यहां पर इस लाइन पे कोई P पॉइंट है और इस लाइन पे बच्चा कोई Q पॉइंट है, और ये जो P और Q है ये ऐसा मतलब 90 डिग्री पर है। ये PQ जो है वो L1 के भी परपेंडिकुलर है और जो ये PQ है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है, तब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यही कहती है थ्योरी हमारी। अब एक बात बताओ, क्या इस P पॉइंट को आप एज्यूम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा अपना P पॉइंट कैसा दिखेगा, 6 प्लस लैम्डा कॉमा हो जाएगा। फिर एकदम आराम से करना क्योंकि ऐसे सवालों में कैलकुलेशन मिस्टेक भी बहुत होती है, ठीक है। तो 2 माइनस 2 लैम्डा, 2 माइनस 2 लैम्डा, और फिर आपके पास आएगा बेटा 2 प्लस 2 लैम्डा। वेक्टर फॉर्म से एक पॉइंट कैसे लेते हैं आता है ना बेटा, कुछ नहीं करना है यार। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप ले लोगे, राइट हैंड साइड में आई कैप वाली टर्म्स कंबाइन करोगे, जे कैप वाली टर्म्स कंबाइन करोगे, के कैप वाली टर्म कंबाइन करोगे और इक्वेट कर दोगे लाइक टर्म्स को लेफ्ट और राइट में। बस इतना करना है अपने को। यहां से बेटा क्यू पॉइंट लिख सकते हो L2 पे, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 म्यू, ठीक है। फिर आएगा बेटा यहां पर -1, देखो यहां पर जे नहीं है बेटा, ध्यान रखना। तो 4 आई है, -4 आई है और फिर माइनस के कैप है, तो आपका यहीं से ही निकलेगा -2 म्यू। और आपका z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 -2 म्यू, -1 -2 म्यू। अब एक बात बताइए, PQ आपने लेट कर लिए, तो PQ से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो यूजिंग PQ। अब ये L1 के परपेंडिकुलर होगा, L2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, तुम लोगों को दो रिलेशंस मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? तुम लोग इन दोनों से क्या करो, डायरेक्शन रेशियो निकालो। निकाल लिए, उसके बाद इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट करो, 0 से इक्वेट करो। ये डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट करो और 0 से इक्वेट करो। वहां से तुम लोगों को लैम्डा और म्यू के बारे में पता चलेगा दोस्त। उसके बाद अपन को क्या करना है, अपने को ये दोनों पॉइंट्स पता चल गए, डिस्टेंस निकाल दूंगा, खत्म। और डिस्टेंस तो सीधा फॉर्मूला से भी निकाला जाता है, लेकिन अपने को ये पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, वही उसने पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट में। एट व्हाट पॉइंट्स on the line should they reach so that they are at minimum distance, so we require to find these 2 points। और अब आपको समझ आ गया कि कैसे निकालना है। चलो भाई, ये वाला सवाल यार तुम लोग होमवर्क में लेना, ठीक है। अब मेरा गला ना एकदम बैंड बच जाएगी अगर मैंने और कुछ किया तो। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,6,3 इन द लाइन दिस। देखो बेटा, इमेज निकालनी है ना, जैसे ये कोई पॉइंटर्स लाइन में मेरे को इमेज निकालनी है, मतलब मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए और ऐसा कुछ स्टेटस बनेगा यहां पर, ठीक है। इसको बोल देता हूं मैं R। तो एक बात बताओ, अभी मैंने आपको जब मैं बता रहा था आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, तो ये R पॉइंट निकालना सिखा दिया था मैंने। ये निकाल सकते हो? अगर ये निकाल सकते हो तो Q तक पहुंचने के लिए जो कि इमेज है इसकी, टाइम लगेगा क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला तो निकालना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ और Q की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया तुम्हारा, खत्म, खल्लास, ठीक है। ये बेटा तुम लोग होमवर्क में करोगे। अब इसके बाद मैं दोबारा बोल रहा हूं, तुम लोगों को सीधा जाके सुपर 500 क्वेश्चंस की PDF उठानी है और एक एक सवाल वहां से वेक्टर और 3D का बनाना है। उसके बाद बेटा तुमको एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा, बस तुम लोग एग्जाम्स तक चैनल पे रेगुलर रहना, जो भी प्रैक्टिस मैं कराऊं मेरे साथ करते रहना, ताकि तुम्हारी रिवीजन होती रहे, रिकॉलिंग होती रहे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन हमने सीखे इन पे बार बार सवाल तो लगाने पड़ेंगे ना, रेपिटेडली। समझ गए बात को? तो इसके बाद जाके सुपर 500 लगाना। अब बेटा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ललकार का, उसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर दूंगा। फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी और LPP रह जाएगा ललकार सीरीज में। थैंक यू सो मच।